नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए। तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख नेता रहे सीपी राधाकृष्ण झारखंड के 11वें राज्यपाल बने, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में शामिल रहे और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसी तरह बीजेपी के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। ऐसे में एक बार फिर 1980 के दशक में गठित सरकार या आयोग की उन सिफारिशों की ओर ध्यान जाता है जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल के पद पर विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जो राजनीति से दूर हों और निष्पक्ष तरीके से अपने पद की जिम्मेदारियां निभाएं। लेकिन अफसोस, चाहे जो भी हो, दल सत्ता में हो, सरकारिया आयोग की सिफारिशें आज तक लागू नहीं की गई हैं। खबर देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राज्यपाल के पद की जरूरत का मुद्दा हमेशा ही बहस में रहता है। हाल के दिनों में गैर बीजेपी शासित राज्यों और राज्यपालों के बीच तकरार आम देखी गई है। वैसे तो राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है और इस पर आसीन व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे इस पद पर रहते हुए अपनी राजनीतिक निष्ठाओं को भूलकर निष्पक्ष ढंग से काम करें। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं है। इसका प्रमुख कारण ये है कि सभी राजनीतिक दल सत्ता में होते समय इन पदों का अपने हितों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर ही लेते हैं और विपक्ष में होने पर इस प्रकार के दुरुपयोग का विरोध करते हैं। सत्ताधारी दल के ऐसे नेता जो या तो चुनाव हार गए हों या जो इतने बुजुर्ग हो चुके हों कि चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं रहे, या जिन पर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण मुकदमा चलने की संभावना है, ऐसे लोगों को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। आपको बता दें, राज्यपाल के संवैधानिक पद पर आसीन होने के बाद किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संविधान की व्यवस्था के मुताबिक जिस तरह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य है, उसी तरह राज्यपाल भी राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करते हैं। सामान्य स्थितियों में ये दोनों पद शोभा के पद मात्र हैं, क्योंकि राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि तब उन्हें अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेने होते हैं। ऐसी स्थितियों में ही राज्यपाल की निष्पक्षता की परीक्षा होती है। अतीत में भी जब कभी राज्यपालों ने अपने आचरण से अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, तभी इस पद को ही समाप्त करने की मांगे उठती रही हैं और इनके पक्ष में काफी मजबूत तर्क भी पेश किए गए हैं। गौरतलब है कि राज्यपाल का कार्यालय पिछले 5 दशकों से सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है। ये विवाद 1959 में राज्य और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद के कारण केरल के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा केरल सरकार की बर्खास्तगी से शुरू हुआ था। इस विवाद ने 1967 में उत्तरी राज्यों में कई गैर कांग्रेसी सरकारों के उभरने के बाद सबसे खराब रूप धारण कर लिया। भारतीय संविधान का भाग 6 देश के संघीय ढांचे के महत्वपूर्ण हिस्से यानी राज्यों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 155 के मुताबिक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है, यानी वो स्वविवेक संबंधी कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। अगर किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन में अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। किसी दल को बहुमत सिद्ध करने के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए, ये भी राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। आपातकाल के दौरान वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ऐसे समय में वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है। वहीं बात करें न्यायपालिका की, तो सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐसे फैसले हैं जिनका समाज और राजनीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इन्हीं में से एक है 11 मार्च 1994 को दिया गया ऐतिहासिक फैसला
जो राज्यों में सरकारें भंग करने की केंद्र सरकार की शक्ति को कम करता है। गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के फोन टैपिंग मामले में फंसने के बाद तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के व्यापक दुरुपयोग पर विराम लगा दिया। इस फैसले में न्यायालय ने कहा था कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना होगा। वर्ष 2006 में दिए गए इस निर्णय में 5 सदस्यों वाली न्यायपीठ ने स्पष्ट किया था कि अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे चुनाव पूर्व उन दलों में गठबंधन हो या ना हो। वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि राज्यपाल के विवेक के प्रयोग से संबंधित अनुच्छेद 163 सीमित है और उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। अपनी कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिए और ये सद्भावना के साथ की जानी चाहिए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यपाल का पद केंद्र और राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है, जो देश के संघीय ढांचे को सुव्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्यपालों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल से संबंधित प्रावधानों में बड़े सुधारों की आवश्यकता है। वर्ष 1970 में गठित राजमन्नार समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए और राज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि केंद्र राज्य समीकरणों में असंतुलन को दूर रखने की शुरुआत इस तरह के सुधार से की जा सकती है। राज्यपाल के कार्यालय से जुड़ी शक्तियां और विशेषाधिकार जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ संलग्न होने चाहिए। राज्यपाल को अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित एक सहमत आचार संहिता विकसित की जानी चाहिए। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर उचित दिशा निर्देश होने चाहिए। संविधान निर्माताओं का ऐसा मानना था कि राज्यपाल का पद केंद्र और राज्य के मध्य समन्वयकारी भूमिका अदा करेगा, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यपाल के पद को लेकर अब तमाम तरह का विरोधाभास भी उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। अपनी अपनी तरह से लोग बातें भी रख रहे हैं, राजनीति भी शुरू हो चुकी है और केंद्र सरकार को लेकर सवाल खड़े होते हैं। ये कहा जाता है कि ये राजनीति इन सब मामलों में होती है, लेकिन कितनी सही है ये बातें? राज्यपाल के चुनाव को लेकर अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तो उन सवालों के पीछे की वजह क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस चर्चा के माध्यम से। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबनम पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, संगीता शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, प्रोफेसर नीरज जैन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनके अनुभव हम साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। रत्नाकर जी, बड़ा गरमाया हुआ है मुद्दा राज्यपाल को लेकर, क्या दिक्कत आ रही है और क्यों इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं राज्यपालों को लेकर? क्या विपक्ष की परेशानियां हैं? देखिए रविंद्र जी, ये देखा गया है कि अगर व्यक्ति चाहे न्यायपालिका में हो या कार्यपालिका में हो, तो वो अपने काम के प्रति जो है उनकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है और वो करते हैं। लेकिन अगर न्यायपालिका में उच्च पदों पे बैठा व्यक्ति अगर उसको राजनीतिक मनसा पाल के रखे और उसको रिटायरमेंट के बाद भी एक नया करियर अगर दिखे, तो निश्चित रूप से उस न्यायपालिका में जो उसको डिसीजन लेने हैं कहीं ना कहीं वो बायस्ड हो जाएंगे, जिसका विरोध जो है कांग्रेस पार्टी करती है। पूर्व में देखा गया है कि किस प्रकार जो है राम मंदिर के निर्णय हुआ, चाहे नोटबंदी का निर्णय हुआ, इसमें 2 नाम जो है बड़े महत्वपूर्ण है। जो एक पहला नाम है रंजन गोगोई का और दूसरा नाम है नजीर जस्टिस नजीर का। इन दोनों नामों का जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूं कि ये दोनों नाम जो है राम मंदिर के निर्णय में और नोटबंदी के जो डिसीजन आया उस पे इन दोनों लोग जो है वो पीठ में शामिल थे, दोनों लोग। ठीक है। इन दोनों लोगों को, रंजन गोगोई को रिटायरमेंट के 3 महीने के बाद ही उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है
अभी वही देखिए, जस्टिस नजीर का भी वही हुआ, 2 महीने नहीं हुए कि उनको जो है राज्यपाल आंध्र प्रदेश का बना दिया जाता है। तो कहीं न कहीं अगर न्यायपालिका में बैठे उच्च पदों पे बैठे व्यक्ति जो कि निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, और उनको अगर इस तरह से अगर कहीं पे भी राजनीतिक जो है उसको संवैधानिक पद दिया जाता है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो वहां पे पहुंच रहा है उसकी भी एक मंशा जाग जाएगी, एक लालसा मन में आ जाएगी कि कहीं हमको भी जो है कोई पद मिल जाएगा रिटायरमेंट के बाद। तो कहीं न कहीं वो निर्णय जो है निष्पक्षता पे जो आंच आनी शुरू हो जाएगी, और निर्णय जो है वो कहीं न कहीं बायस हो जाएंगे। लेकिन एक बात और समझनी होगी ना हम लोगों को, कि इस तरह से प्रभावित होने की अगर बात कही तो राजपाल को लेकर तो आपको पता है, राष्ट्रपति है राज्यपाल, कोई भी बन सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? और वो अपने पद पर रहते हुए अगर सही निर्णय दे चुके हैं तो इसकी भी क्या गारंटी कि वो गलत निर्णय देंगे ही? ये तो आपका वहम भी साबित हो सकता है। आपके ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं इसको भी तो देखना होगा ना। जी रविंद्र जी, देखिए व्यक्ति की जो काबिलियत पे हमको कोई वो नहीं है, प्रश्न नहीं है, और हमको प्रश्न सिर्फ ये है कि अगर न्यायपालिका में कोई व्यक्ति बैठा है और उसकी मानसिकता जो है ये है कि हम जो है रिटायरमेंट के बाद भी हमको एक नया पद मिलने की, तो नहीं, ये तो जो मंशा जाहिर की हो, ऐसा मंशा पाल के रखेंगे, है ना। मंशा पालना और मंशा जाहिर करना दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है। अब हम कह दें कि ऐसा हो सकता है इसलिए ऐसा हुआ, तो कल्पनाओं पर तो ना तो संविधान चलता, ना कानून चलता, और ना हम और आप चल सकते हैं। संगीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? क्योंकि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। अब ऐसे में आप सवाल खड़े कर दें, उनकी जिम्मेदारी को लेकर, उनकी निष्ठा को लेकर सवाल खड़े कर दें, तो ये असमंजस की स्थिति विपक्ष के सामने है या वास्तव में ऐसी कोई हकीकत? देखिए रविंद्र भाई, जो राज्यपाल और महामहिम पद है ये संवैधानिक पद है, और हमने पहले भी देखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने देखा माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी थे, किस तरह से वहाँ ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया गया। हमने उससे पहले उत्तराखंड में देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति शासन लगा और सरकार गिराई गई। तो बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जहां पर भूमिका पर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो भी राज्यपाल के पद पर बैठता है उसे संवैधानिक दृष्टिकोण से ज्यादा फैसले लेने चाहिए राजनीतिक दृष्टिकोण की अपेक्षा, लेकिन ऐसा देखने में कम आता है। हम दिल्ली के प्रकरण को ही देखें तो बार बार दिल्ली पर सवाल उठते हैं, वहाँ जो एलजी की भूमिका है उस पर सवाल उठते हैं। तो दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जब राज्यपाल महोदय चीजों में विघ्न डालते हैं, कई बार वो किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं, तो ये गलत है। जिस पद पर आप बैठे हैं उस पद की जिम्मेदारी को समझना भी जरूरी है। और देखिए 13 राज्यपाल जो और उपराज्यपाल जो अभी बदले गए, तो 2024 का चुनाव जो सामने है उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और देखिए नए नए प्रयोग भाजपा की करने की आदत है, तो ये प्रयोग वो कर रहे हैं क्योंकि आज देश में जो मुद्दे हैं उनको हटाया जाए, उनसे ध्यान नहीं, तो जो काम अभी तक संगीता जी किए गए हैं, जो काम अभी तक किए गए हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, ये तो मानती हैं ना आप? या अधिकार क्षेत्र से इतर होकर उन्होंने काम किया है? रविंद्र भाई देखिए, आप एक ट्वीट देखिएगा माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी का। उन्होंने कहा कि मैं अब इस पद पर नहीं रहना चाहता, मैं थक चुका हूं, और उन्होंने ये ट्वीट किसको किया? माननीय मोदी जी के नाम संबोधित किया। तो आप देखिए उनकी जिम्मेदारी किसके प्रति बनती थी? राष्ट्रपति महोदय के प्रति, क्योंकि राज्यपाल की जिम्मेदारी राष्ट्रपति महोदय के प्रति बनती है, प्रधानमंत्री महोदय के प्रति नहीं बनती। लेकिन फिर भी उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम वो ट्वीट लिखा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि राजनीतिक प्रभाव कितना है इन पदों पर भी। नहीं तो किसी एक व्यक्ति से सारे लोगों को दोषी थोड़ी ना ठहराया जा सकता। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति से आपके ये विचार, आप उनके विचारों से सहमत नहीं हो देती या उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया है, तो उससे सबको घेरे में नहीं लिया जा सकता। यह आरोप लगाना तो बहुत आसान है कि 2024 के चुनाव आने हैं इसलिए फेरबदल कर दिए गए। तो रविंद्र भाई 5 साल का जो एक कार्यकाल है उससे पहले फेरबदल करना क्या आवश्यकता थी? अभी देश में बहुत से मुद्दे हैं, उन पर भी ध्यान दिया जा सकता था, लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो एकाएक ऐसा निर्णय लिया गया? इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। ठीक है, शबनम पांडे जी, दोनों प्रवक्ताओं के आपने सवाल सुन लिए और गंभीर आरोप भी हैं। 2024 आ रहा है इसलिए ये फेरबदल किए गए, पहला आरोप ये है। और निष्पक्ष होना चाहिए व्यक्ति को, वरना प्रभावित हो सकती हैं चीजें।
तो इस तरह का फैसला ये क्यों लिया गया है? वास्तविक रूप से इसके पीछे राजनीतिक कारण है, इनका जवाब चाहिए। देखिए रविंद्र जी, किसी भी समय अगर राज्यपाल के ये लिस्ट आते कि ये फेरबदल किए गए, हमारा देश ऐसा है जिसमें हर वक्त चुनाव होता रहता है। कभी लोकल बॉडीज का होता है, कभी विधानसभा का होता है, कभी लोकसभा का होता है। तो ये चुनाव हर वक्त होता रहता है। साल में आप किसी भी साल देखिए चुनाव होते रहते हैं। और जब भी कोई बड़े कदम लिए जाते हैं तो विपक्ष एक सुर से अपनी नकारात्मक बयान देता है कि चुनाव को देखते हुए। नहीं, कोई ऐसा उदाहरण है आपके नॉलेज में, ऐसा उदाहरण है कि जिस तरह से अधिकारियों का फेरबदल कर दिया जाता है, 13 राज्यपालों का फेरबदल कर दिया गया हो? कोई ऐसा इतिहास में आपको इतना बड़ा उदाहरण मिलता है? देखिए, सबसे पहला तो रत्नाकर जी कांग्रेस में होकर जिस तरह का राज्यपाल, जस्टिस को राज्यपाल बनाने पे बयान दे रहे थे, और जिस तरीके से आप पार्टी की भी जो प्रवक्ता है वो बयान दे रहे थे, मुझे ऐसा लगता है ये लोग हमारे आजाद भारत के बाद के कई जस्टिस राज्यपाल बने, राज्यसभा में गए, कई चांसलर बने, रिटायरमेंट के बाद तमाम वो तो हमने ऐसे पदों को ग्रहण किया है। लेकिन वो तो हमने बात रख दी, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े स्तर पर जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर भी तो विपक्षी दलों के सवाल हैं, उनका क्या जवाब होगा? देखिए, वो तो ऐसा कोई उदाहरण है आपके सामने तो बता दीजिए। उदाहरण की बात नहीं है। देखिए, राज्यपाल जो बनाए जाते हैं वो सीधे तौर पर केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य बनाने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। और अगर केंद्र सरकार को लगता है कि इनके फेरबदल से वो सामंजस्य बेहतर हो सकता है, तो इसमें कहीं हमारे संविधान में ये मनाही नहीं है कि फेरबदल नहीं किया जा सकता। फिर सवाल कैसा, जब फेरबदल की मनाही नहीं है, कोई संविधान के बाहर जाकर, नियम कानून के बाहर जाकर कोई काम नहीं किया गया, तो प्रश्न चिन्ह उठाने से केवल कोई आरोपी हो जाए या गलत काम हो जाए, ये मुझे कहीं समझ नहीं आता। क्योंकि ये संविधान ने हमें ये एक प्रेफरेंस दिया है कि हम जब चाहें इस तरीके का फेरबदल भी कर सकते हैं और साथ साथ नए राज्यपालों को भी ला सकते हैं और जस्टिस को भी बना सकते हैं या किसी तो ये जो फेरबदल हुए हैं, ये जो फेरबदल है, किस तरह की चीजें चाहिए? क्योंकि एक व्यक्ति है जिस पद पर काबिज किया गया है, उसकी अपनी ड्यूटीज हैं, तो वो ड्यूटीज उनको निभानी है, चाहे वो यहाँ रहें चाहे दूसरे राज्य में रहें। फेरबदल करने से क्या ड्यूटीज बदल जाएंगी क्या? देखिए, निश्चित तौर पे अगर इस तरीके का समझ में आता है राष्ट्रपति जी को कि वो इस राज्य से ज्यादा बेहतर या ज्यादा जरूरत उनकी उस राज्य में है, तो वो फेरबदल कर सकती हैं। और तमाम ऐसे मुद्दे पर जब वो समझती हैं कि नहीं, इस राज्यपाल का फेरबदल करना जरूरी है, वो कर सकती है। ये उनके डिस्कशन की चीजें, इस पर हम क्वेश्चन मार्क कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनको हमारे संविधान ने पूरी छूट दी है, पूरी प्रायोरिटी के साथ वो अपने डिस्कशन पे कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो किस मुद्दे पर उन्होंने लिया, ये तो आप राष्ट्रपति जी से ही पूछेंगे, तो क्योंकि ये मुद्दे ऐसे नहीं होते जो कि पब्लिक डोमेन में होते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अगर समझ आता है तो वो ले सकते हैं। तो इसमें कहीं भी मुझे लगता है क्वेश्चन करना निराधार है। और अगर कोई महाराष्ट्र के राज्यपाल का उदाहरण देते हैं और तमाम, तो मुझे लगता है नहीं, वो उदाहरण इसलिए देते हैं ना, इसलिए देते हैं उदाहरण क्योंकि कंट्रोवर्शियल कई चीजें आ चुकी हैं और एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों से आई हैं। तो ये तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि क्या वास्तव में राजनीतिक इस्तेमाल भी हो जाता है कभी कभी, या दबाव के जरिए कोई इस तरह की चीजें आती हैं, इसलिए विपक्षी दल भी आरोप लगा रहे हैं और 13 एक साथ इसलिए सवाल और खड़े कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पे राज्यपालों का इस्तेमाल कांग्रेस यूपीए सरकार किया करती थी। 50 बार तो उन्होंने सरकारें गिराई है राज्य की, तमाम उन्होंने इस्तेमाल किया है। उन्होंने मैं तो बार बार कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट की एक जस्टिस थी फातिमा बीबी, उनको बनाया उन्होंने राज्यपाल। रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा भेजा। तमाम ऐसे राजनीतिक इन्होंने उपयोग किया है, आप उसे सदुपयोग कहिए या दुरुपयोग कहिए, वो कांग्रेस से पूछिए। पर अगर वो लांछन लगाते हैं हमारे राज्यपालों को, मतलब उन्होंने ऐसा किया है तो हमने कर लिया, तो इसमें क्या गुनाह हो गया? नहीं, बात ये नहीं हमने करने की बात ये है कि जो काम
बात है कि राज्यपाल को कार्य करने हैं या ड्यूटीज करनी है, फंक्शन के तहत वो करेंगे या फिर ड्यूटीज हैं उनकी। निश्चित तौर पर राज्यपाल सबसे पहले राज्य की कानून व्यवस्था के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं को देखते हैं और उस पर निष्पक्ष अपना कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन विपक्षी दलों को आप करें ऐसा लग रहा है, विपक्षी दल आरोप लगाते हैं तो वो उनकी अपनी गलती है, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं। प्रोफेसर नीरज जैन जी, कहा गया था कि जब भी राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जो राजनीति से दूर हो और निष्पक्ष तरीके से अपने पद की जिम्मेदारियों को निभाए। क्या लगता है कि अब जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसके सवाल सही है या सत्ता पक्ष जो कह रहा है वो सही कह रहा है? आखिर पहली बार इस तरह के इतने ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं कि अब इस पद को लेकर क्वेश्चन मार्क लगने लगा है। देखिए रवि जी, पहली चीज तो ये बहुत अच्छा विषय आप लेके आए हैं। एक देखिए, जब महाराष्ट्र में क्राइसिस थी गवर्नर की और लद्दाख में एलजी की क्राइसिस थी, ये दोनों दो डोंट वांट टू कंटिन्यू एज ए गवर्नर, क्योंकि अब इसको तो आप समझिए कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत था, केंद्र से था जहां से आए थे, और वो भगत सिंह कोश्यारी जी एक एजेड आदमी भी थे, और इसमें ये भी इसलिए वो उसके उसमें खाके में फिट नहीं बैठते थे, उन्होंने इसको डिनाई कर दिया कि मैं इसको करने में असमर्थ हूँ। वही हाल जो है राधा कृष्ण माथुर जी का था लद्दाख में। सवाल ये होता है, ये वाकई में ये विपक्ष का प्रश्न हो या किसी के जनमानस के ध्यान पर एक प्रश्न ये आता है कि आखिर भारत के इतिहास में आज तक आजाद हिंदुस्तान के बाद इतने लंबे लेवल पर कभी भी ट्रांसफर नहीं हुए गवर्नर। देखिए, इसको मैं ट्रांसफर ही मानूंगा, इट्स ए सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर, क्योंकि देखिए 4 राज्यपाल आपने नए दिए हैं, शेष राज्यपाल को आपने इस स्टेट से उस स्टेट, उस स्टेट से उसमें शिफ्टिंग ऑफ द केस दिया, और इसमें कहीं ना कहीं जैसे लगता है कि राज्यपाल उनको बनाना चाहिए जो राजनीति से परे हट के, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो रिटायर्ड हैं, जो काफी एज के हैं, उनको बनाने से क्या होता है, उनका राज्य के प्रति जवाबदेही होती है, न कि किसी दल के प्रति। अब जो इधर देखा जा रहा है वो दल के प्रति ज्यादा देखी जा रही है, और इसकी जो है आंख खुद इन्हीं के दल से लगाई गई है, भाजपा के ऊपर से उठ के आई है, जब तो महाराष्ट्र और लद्दाख से ही शुरू हुई है। नहीं तो अगर कर भी दिया जाता है तो उस पर सवाल क्या खड़े होने? उनको लगता है कि अगर कहीं उनकी योग्यता कहीं ज्यादा है किसी प्रदेश में, वहां अगर उनको ले जाया जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताइए कि अब हर चीज, लोकसभा के सांसद का कार्यकाल जितना होता है 5 साल का कार्यकाल है, उसके पहले उसको हटा सकते हैं क्या आप? नहीं हटा सकते हैं। तो क्या राज्यपाल के लिए, राज्यपाल का भी एक आपने टर्म फिक्स किया है कि इतने टर्म तक आप रहेंगे, आप उससे पहले कैसे उसको शिफ्ट कर रहे हैं? अगर वो इतने बेहतर थे तो उनको जो है आप क्यों नहीं पहले लेके आए वहां पर, इस वक्त क्यों लेके आए? फागू चौहान जी एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने, जो बिहार के राज्यपाल थे, बिहार से उनको शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन देखिए अब बात ये आती है कि उनके ऊपर जो तमाम आरोप थे, ये आपको मालूम है देश के विश्वविद्यालयों का सबसे बुरा हाल, और राष्ट्रपति से लेकर सबको चिट्ठी लिखी गई फागू चौहान के प्रति। वो भाषा मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा जो मीडिया में चढ़ करके आई थी, ठीक है, जो विश्वविद्यालयों की दुर्गति थी, तो चीज तो समझ में आती है, लेकिन ओवरऑल ये तो कहीं ना कहीं इलेक्शन है। और एक चीज और गौर करिए कि जिनको लाया गया है, जैसे रमेश भाई, छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव है, तमिलनाडु के राधा कृष्णन जी है, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर उन्होंने वो दिया है जो मेरे कॉन्फिडेंट का और मेरी मनमानसिकता के हिसाब से कार्य करने में। नीरज जैन जी, हम चूंकि ब्रेक के बाद गए थे, लेकिन हमने इसलिए जिक्र किया था इस बात का कि 1980 का जो एक दशक था उसमें सरकारी आयोग का गठन किया गया था, उसकी सिफारिशों पर इन सब बातों को लेकर ध्यान चला जाता है, जिसमें यह कहा गया था कि पद पर विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे विशेष व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो राजनीति से दूर हो और निष्पक्ष तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। एक और बात हम यहां कहना चाहेंगे, नवास रेबिया केस 2016, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लाइनों को कोट किया गया था, कहा गया था कि राज्यपाल जो है वो फंक्शन नहीं करता है, ड्यूटीज हैं उनकी, यानी ड्यूटीज को महत्वपूर्ण मानना चाहिए, और उसके लिए उनकी जो प्रमुख भूमिका है वो राज्यों में रहती है, लेकिन इन चीज़ों से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, राजनीति से, जिससे कि जो फैसले हैं प्रभावित हो सकें। क्या एक बार फिर से उस तरफ ध्यान नहीं जाता है, और क्या इस पर ध्यान दिए जाने की वर्तमान में ज़रूरत है?
इस तरह के अगर सवाल खड़े हो जाते हैं तो, और ये गंभीर सवाल है। रविंद्र जी, आप ये बात सही है, लेकिन 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति किसी भी राज्य का राज्यपाल अपॉइंट करता है, नियुक्ति की अधिकार इसी को होता है। 5 वर्ष से पहले अगर हम किसी को हटा तो ठीक है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपस में उनको लग रहा है कि वो स्टेट में एक अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, सीएम से उनकी नहीं बन रही है, तो वो तो चीज समझ में आती है, ठीक है ना। लेकिन अचानक सारी चीजें बदले जाना और वो समझ में नहीं आता। देखिए, इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि वो किसी भी नागरिक से कभी भी मिलने को स्वतंत्र है। मेरे उत्तर प्रदेश में राज्यपाल हैं, इनका टर्म अगर वहां का जोड़ा जाए खत्म हो गया, लेकिन यहाँ की पब्लिक चाहती है कि शी शुड कंटिन्यू। आनंदीबेन पटेल बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आप राजभवन ऐसा जगह पे कॉमन मैन को सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक कोई भी कभी शनिवार के अलावा जा सकता है, घूम सकता है, देख सकता है। तो इतना बड़ा कल्चर, तो एक आम आदमी किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हो, वो मुख्यमंत्री के पास ले जाने की बजाय वो चाहते हैं कि हम राज्यपाल को ले जाए। तो ऐसे भी तो लोकप्रिय राज्यपाल होने चाहिए। लेकिन अचानक ऐसी कौन सी आपदा आ जाती है अगर चुनाव नहीं है कि आप उनको राजनीतिक रूप से प्रेरित न करते हुए उनको 13 के 13 एक साथ बदल दे रहे हैं। जहां आवश्यकता में बदल दीजिए, ठीक है। अगर आपने लिया, एक आपने जस्टिस ले लिया है तो आप एक लिटरेचर प्रेमी ले लेते, एक अगर आपने आर्मी से लिया तो कोई और संगीत से ले लेते। क्योंकि देखिए, अगर आपको राज्य को चलाना है तो सबको लेके चलना, लेकिन अब जो है संविधान को सिर्फ आप किताब ही संविधान मान के चलिए, उसके ऊपर बस वही चुप। जब जिस देश में सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति प्रधानमंत्री से जो प्रश्न किया जाता है, उस प्रश्न का कोई उत्तर लोकसभा में नहीं मिलता है, तो अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए जैसे चल रहा है। लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा है देश हित में, ये मेरा मानना है। ठीक है शबनम जी, कहने का मतलब ये है कि राजनीति जिस तरह से शुरू हुई है, चाहे महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली में उपराज्यपाल और पार्टी का मामला हो, ये राजनीति, ये शबनम जी से, हाँ, और जो बात नीरज जैन जी भी कह रहे हैं, ये सारी बातें जो इंडिकेट करते हैं, ये भरोसे को तोड़ती हैं विपक्षी दलों के। जबकि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, न्यूट्रल काम करता है, एक ब्रिज की तरह काम करते हैं ये। फिर ये क्या वजह है जो वर्तमान में विपक्षी दलों का भरोसा टूट रहा है? रविंद्र जी, मुझे नहीं लगता कि विपक्षी दलों का भरोसा टूट रहा है, क्योंकि विपक्षी दल तो पहले से ही राजनीतिक लोगों को गवर्नर बनाते रहे हैं और वो गवर्नर जब काम करते रहे, हम भी विपक्ष में थे पर हमने आवाज नहीं उठाया। अगर उत्तर प्रदेश का ही देखिए, मोतीलाल वोरा जी तक गवर्नर रहे, अजीत कुरैशी जी रहे, तमाम ऐसे रहे आपको गवर्नर दिखेंगे जो कि राजनीति में एक बहुत ही अच्छा कद रखते थे और वो गवर्नर के पद पे गए। तो ये उदाहरण आपको तमाम अन्य राज्यों में भी मिलेंगे। और इस पर प्रश्न चिन्ह अगर आज कोई उठा रहा है तो मुझे लगता है जिस तरीके का प्रचलन है और था, वो कोई ये कह देना कि आज ऐसा असमंजस की स्थिति है, आज ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण बयान होगा। और प्रोफेसर जैन साहब वरिष्ठ हैं, उनका मैं आदर करती हूँ, लेकिन वो तो अच्छी तरह जानते होंगे कि राजनीतिक व्यक्ति, अच्छे कद रखने वाले राज्यपाल लगातार तमाम सरकारों में बनते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। निष्पक्षता के साथ हमारे सभी गवर्नर काम कर रहे हैं। कोई भी अगर विकास कार्य ही करते हैं तो नकारात्मक हमें बयान मिलता है, कभी भी हम सकारात्मक बयान विपक्ष से अब उम्मीद ही नहीं करते। अब वो विपक्ष नहीं रहा जो किसी भी सकारात्मक या रचनात्मक कार्य में सकारात्मक बयान दे। और गवर्नर के फेरबदल से कोई चुनाव जीतने का काम नहीं होता है, राज्य का संचालन अच्छी तरीके से होने में, सामंजस्य होने में ये कार्य करता है। तो इस सामंजस्य रत्नाकर जी, ठीक है शबनम जी। रत्नाकर जी, शबनम पांडे जी ये कहना चाहती हैं कि आपके कार्यकाल में भी तो ये चीजें हुई हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में, तो क्या हम ये माने कि सत्ता में रहने पर तो आपको आपत्ति नहीं होती है और आपको उसमें कुछ गलती नजर नहीं आता, जो भी सत्तारूढ़ दल है, लेकिन जैसे ही विपक्ष में जाते हैं वैसे ही ये चीज गलत नजर आने लगती है? आपके प्रश्न का उत्तर मैं जो अभी बताऊंगा उसी में आ जाएगा जी। आप कह रहे थे अभी रविंद्र जी की विपक्षी दलों का जो है भरोसा नहीं है, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं एक्टिविटीज में विपक्षी दलों को भरोसा नहीं हो पा रहा है।
मैं ये कहना चाहूंगा नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि टूट रहा है। चूंकि समान रूप से होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, तो विपक्षी दलों का भरोसा क्यों टूट रहा है, ये जानना चाहता हूं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, विपक्षी दलों का भरोसा नहीं टूट रहा है, भरोसा जो है वो जनता का टूट रहा है। मैं आपको अभी उसी उदाहरण पे लेके जाता हूँ कि कुछ दिन पहले जो जस्टिस नजीर जिस पीठ में थे, उस पीठ ने ये फैसला दिया कि नोटबंदी जो है वो प्रोसेस वो सही तरीके से लागू किया गया था, समझ रहे हैं। और सब चीज, जबकि पूरे देश की जनता यह जानती है कि नोटबंदी में किस तरह से आम जनता परेशान हुए, और जितना नोटबंदी में मार्केट से जितना पैसा बैंकों में गया था वो वापस फिर मार्केट में आ गया, बल्कि उससे ज्यादा मार्केट में फ्लो होने लगा। तो कहीं ना कहीं नोटबंदी बिल्कुल असफल थी। लेकिन अगर जस्टिस नजीर इस तरह का फैसला देते हैं और उसके बाद 2 महीने के बाद उनको आंध्र प्रदेश का अगर राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, तो जनता का भरोसा न्यायपालिका से उठेगा। विपक्षी दलों का भरोसा तो टूटेगा ही, जनता का भी भरोसा न्यायपालिका से ठीक है। तो फिर सरकारों के जो काम रहते हैं, पश्चिम बंगाल का अगर हम आपको उदाहरण दे दें, ममता बनर्जी ने ब्लॉक कर दिया था उनका अकाउंट ही राज्यपाल का, और चैम्बर कहा था कि सुनते नहीं है राज्यपाल हमारी, उनसे तालमेल नहीं बैठाया जा रहा है। तो अगर तालमेल नहीं बैठाया जा रहा है तो कुछ भी कहा जाएगा। कुलपति की नियुक्ति को लेकर भी विवाद हुआ था। तो सरकारें भी उतनी पाक साफ नहीं है ना, कोई ना कोई उनके फैसले ऐसे होते हैं जो गलत लगता है उसकी ओर इंडिकेट किया जाता है। रविंद्र जी, तो दूध की दुली है क्या सरकारें? जी 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 रविंद्र जी, अभी मेरी बहन जो है कह रही थी कि राज्य का संचालन करने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल का पद जो है वो एकदम निष्पक्ष होता है, वो किसी पार्टी से जुड़ा नहीं होता। जैसे वह उस संवैधानिक पद पर बैठता है, वो पार्टी नहीं देखता, वो देखता है कि जो संविधान के तहत वो राज्य जो है संचालन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि राज्य का संचालन वो किसी डायरेक्शन, केंद्र सरकार में सत्ता में जो बैठी सरकार है उसके डायरेक्शन पे अगर राज्य का संचालन जो राज्यपाल कराने लगता है, और इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती है जिसमें वो नियम कानून का हवाला देकर और जो जनता द्वारा चुनी सरकार को, 1 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड और लूंगा, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को अगर वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है। 22 मार्च की घटना बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 22 मार्च की घटना बता रहे हैं, 22 मार्च 2022 की। बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। एक मिनट सुन लीजिए। बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया, और धनखड़ साहब ने कहा था राज हिंसा और अराजकता की संस्कृति की चपेट में। क्या गलत कह दिया उन्होंने? बिल्कुल, देखिए, अगर कहीं इस तरह का नियम कानून का पालन न हो, अगर शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों जवाबदेहियों पे ध्यान न देता हो, राज्यपाल का वहां पे ड्यूटी होता है कि उसको दिखाना, बताना, और अगर इन केस अगर वर्स्ट सिचुएशन हो तो वहां पे राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है राज्यपाल। लेकिन इस तरह की घटनाओं के ऊपर जो है जो बयानबाजी होती है राज्यपाल की, मैं आपको महाराष्ट्र की घटना के बारे में बता देता हूं। अब 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी जी हैं जो वो संघ से कहीं न कहीं वो संबंध रखते हैं, आज भी संघ से संबंध रखते हैं, और उन्होंने कई बार महाराष्ट्र के जो महापुरुष हैं उनका अपमान करने का कई बार काम किया है। और इतने बड़े संविधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी अगर यहाँ पे महाराष्ट्र की जनता जिनकी आस्था है शिवाजी महाराज में, अगर उनको अगर अपमानित करने का काम कर सकता है तो निश्चित रूप से, और वो मंच पे बैठे, मैं आपको वो घटना भी बता देता हूँ, मंच पे गडकरी जी बैठे हैं और ये कह रहे हैं वहां पे कोश्यारी जी कि शिवाजी महाराज तो पूरा, ठीक है, ये भी बात आपकी मान लेते हैं, नए जमाने के आइकॉन जो है नितिन गडकरी है। तो अगर राज्यपाल इस तरह का वक्तव्य देता किसी नेता को खुश करने के लिए या पार्टी में तो जनता, चलिए ठीक है, अगर हम ये लोकतंत्र को मानने वाले, जनता को जनार्दन बताने वाले रत्नाकर जी, हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं ना। उद्धव ठाकरे का गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, जनाधार तो भारतीय जनता के पार्टी के साथ मिला था उनको, और उन्होंने बाद में टूटकर हाथ आपसे मिला लिया। फिर इसको क्या कहेंगे आप?
देखिए ये जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी ने, अब ये तो चूंकि शिवसेना का मैटर है, मैं तो किसी भी दल की बात की ना, मैं आपको जवाब दे, महाविकास आघाड़ी की बात हो रही है ना, गठबंधन तो आपका भी है ना, आघाड़ी की बात हो रही है, महाविकास आघाड़ी की बात हो रही है। लेकिन जब अब शिवसेना की बिहाफ से कोई चीज कहूंगा, वो मुझे कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को जिस एजेंडे पे चुनाव लड़े थे और जो उनके बीच में निर्णय हुआ था, वो निर्णय का पालन चुनाव जीतने के बाद नहीं कर रहे थे, इसलिए स्वार्थ आ गया ना, स्वार्थ आ गया ना, ये हुआ स्वार्थ आ गया। स्वार्थ हित में जनता की चीजों को ताक पे रखा जा सकता है, यही तो आप बताना चाह रहे हैं ना, यही मतलब निकलता है इसका कि हमारा स्वार्थ कहाँ, हमारी स्वार्थ सिद्धि कहाँ हो रही है। अगर हमारी स्वार्थ सिद्धि बीजेपी के साथ नहीं है तो हम किसी से भी हाथ मिला लेंगे जाके, तो फिर ये कहाँ लोकतंत्र का सम्मान हुआ, कहाँ जनता जनार्दन हुई। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने महाविकास आघाड़ी में जो अपना एक गठबंधन धर्म निभाया और गठबंधन के साथ गए, उसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। हमारी सोच ये थी कि हम इस भारतीय जनता पार्टी, फासीवाद जो पार्टी है, इसको हम सत्ता से दूर रखें, क्योंकि जब ये पार्टी सत्ता में आती है तब ये महाराष्ट्र के जनता के साथ अन्याय करती है। और हमने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, उसमें ये ध्यान देने की कोशिश की कि ये जो सरकार जब तक चले तब तक ये जनता के हित में काम करने का काम करे। इसलिए जो है हम शिवसेना के साथ सरकार में और एनसीपी के साथ सरकार में आए। रही बात उनके गठबंधन, तो वही चुने हुए विधायक फिर आईना दिखाकर चले गए ना, बता सकता है, वही चुने हुए विधायक आईना दिखाकर चले गए भारतीय जनता पार्टी में, तब भी लोकतंत्र धरा का धरा रह गया। पार्टी सत्ता का दुरुपयोग किस प्रकार करती है, वो तो भी तो ईडी और सीबीआई का डर दिखाते हैं, वो भी तो अपने 50-50 खोखे बिल्कुल ओके का लालच देते हैं। तो वो केंद्र सरकार अपने संगीता जी आपके पास ब्रेक के बाद आएंगे, संगीता जी से जवाब ले लें। रत्नाकर जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, इससे साफ तौर पे दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पर ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये अब्दुल नजीर जी के बारे में बोलकर कि उन्होंने जो निर्णय दिया इसलिए वो राज्यपाल बन गए। कोई भी अपने क्षेत्र में बेहतर काम, जवाब दे रही है वो, बेहतर काम करे, कोई भी अपने क्षेत्र में बेहतर काम करे, उसे अगर राज्यपाल के लिए चुना जाता है तो इसमें किसी जस्टिस का चुना जाना क्यों प्रश्न चिन्ह। चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीता जी, आप ब्रेक के बाद आपसे शुरू करना चाहेंगे। उपराज्यपाल से काफी तनातनी रही थी, क्या सरकारें भी ये चाहती हैं कि उनके मुताबिक काम होना चाहिए, राज्यपाल उनके मुताबिक काम करें, तब जाके ही वो अच्छे लगेंगे, वरना अंगूर खट्टे हैं, इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए, राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर हैं और जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। लोकतंत्र में दो तरह की शक्तियां हैं। तो देखिए, जनता के हित में कोई काम हो रहा है और वो संविधान के विरुद्ध नहीं है और उस पर आप तनातनी करें तो वो एक राजनीतिक प्रभाव में है। यदि कोई ऐसा काम किया जाता है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, जो संविधान के विरुद्ध है, तो बिल्कुल आपका हस्तक्षेप बनता है। लेकिन जब काम जनता के दायित्व के प्रति हो रहे हैं, क्योंकि जनता के प्रति जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री जो बने हैं वो चुन करके आए हैं, वहाँ के विधायक जो हैं वो चुन करके आए हैं, तो उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है कि वो जनता के लिए काम करे, ना कि किसी और के प्रति। और जब जनता के लिए वो काम करना चाहते हैं और उसमें व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसे राजनीतिक प्रभाव ही कहा जाएगा। उपराज्यपाल तो ये अगर आप निष्पक्ष काम करेंगे, रविंद्र भाई देखिए, अगर उपराज्यपाल तो ये कह रहे हैं, उपराज्यपाल तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विषय से भटकाने वाले तरीके अपनाने और झूठे इल्जाम लगाने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सुशासन, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर सेवाओं का आह्वान किया, लेकिन दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री साहब ने हताशा में भटकाव की रणनीति और झूठे आरोपों को सहारा लिया। अगर सरकार कुछ गलत करने जा रही है और उस पर संज्ञान लिया जा रहा है तो वो गलत क्यों नजर आता है? देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने कितने निर्णय लिए ये आपके और हमारे सबके सामने है।
ठीक है। अगर हम स्कूलों के लिए कुछ करना चाहते हैं और उसमें व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो क्या शिक्षा का अधिकार नहीं है या शिक्षा के लिए काम नहीं कर सकते? हम बसों में मार्शल लगाते हैं, उनकी तनख्वाह रोक दी जाती है, तो क्या महिलाओं की सुरक्षा का अधिकार नहीं है? तो जिस तरह की बात वो करते हैं तो वो एक राजनीतिक प्रभाव के कारण करते हैं। और मैं तो रविंद्र भाई कहूंगी कि 13 एक साथ राज्यपाल बदल देना, समझ लीजिए आप आधे राज्यों को, लगभग 50% हिस्से जो हमारे देश का है उसके राज्यपालों को इधर उधर कर देना। आप देखिए, जब तक कोई बड़ा कारण ना हो और आप यूं ही कोई काम नहीं करते, यूं ही शब्द मैं फिर उपयोग करूंगी कि यूं ही आप कुछ नहीं करते, क्योंकि बिना जरूरत के 13 राज्यपाल बदल देना, क्या वो काबिल नहीं थे जो पहले उस पद पर बैठे थे? पहले भी वो सत्ता में ही बैठे थे, संवैधानिक पद पर बैठे थे, तो वो काबिल व्यक्ति थे, तभी वो राज्यपाल बने थे। तो ऐसा क्या हुआ? ठीक है, लद्दाख का उदाहरण समझ में आता है, महाराष्ट्र का समझ में आता है, लेकिन बाकियों को आपने बदल दिया, क्योंकि इसी साल 9 राज्यों में भी चुनाव है रविंद्र भाई। ठीक है, तो आप कितना भी पास साफ बनने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि भाजपा चाहे 13 राज्यपाल बदल दे, चाहे वो कुछ भी कर दे, लेकिन अब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने का समय आ गया है, जो इस समय देश में चल रहा है। शबनम पांडे जी, दो तरह के सवाल उन्होंने किए हैं, लेकिन एक सवाल तो गंभीर है कि अगर वो योग्य है तो उनको इधर से उधर करने की जरूरत क्या थी? मैंने रविंद्र जी पहले ही बयान में अपने बताया कि अगर किसी राज्यपाल की जरूरत दूसरे राज्य में बेहतर तरीके से माना जा रहा है, वो वहाँ के लिए ज्यादा उपयोगी है, बेहतर तरीके से समझा जा रहा है, तो ये राष्ट्रपति जी का एक अधिकार है कि वो जिसको भी चाहे फेरबदल कर सकते हैं। अगर हमारे संविधान में ये प्रावधान नहीं तो क्या शक है क्या? तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। नहीं, ऐसा शक ऐसा कब आपको लगने लगा? चुनाव से ठीक पहले लगने लगा कि ये व्यक्ति यहाँ फिट है? यानी आपने जो पहले चुनाव किया, आपने जो पहले नियुक्ति की, उस पर आपको संशय था कि शायद हमने ठीक नहीं कर पाया, तो पहले कर लेते, इतनी देर बाद कैसे पता लगा आपको? देखिए रविंद्र जी, जो पहले नियुक्ति थी उस प्रदेश में शायद वो इतना बेहतर काम कर रहे हो कि उन्हें दूसरे प्रदेश में भेजने की सोची जा रही हो। ये राष्ट्रपति जी का विशेषाधिकार है। उन्हें कब लगा, कैसे लगा, वो राष्ट्रपति जी इस बात को जानती है। इसको ये पब्लिक डोमेन में ये बातें नहीं आती, चाहे यूपीए की सरकार रही हो चाहे एनडीए की। अब दूसरी बात, हर बात का ठेकरा केजरीवाल, ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, ये कहना चाहती हैं आप? एकदम कहना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि गवर्नर की नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी ही करती हैं, तो उनका विशेषाधिकार है। नीरज जैन जी क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, जवाब ले लेते हैं। नीरज जैन जी, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है इसलिए ऐसा किया गया? नहीं, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, रातों रात पतले में आ गया कि यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। अब और देखिए, पूरे देश के सारे राज्य ही एक बराबर का हिस्सा रखते। भगत सिंह कोश्यारी जी उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड के एकमात्र थे। उन पर क्या वो काबिल नहीं थे जब उनको बनाया गया था, या उनको हटाने के पीछे क्या कारण था? कारण वो बेचारे बताएंगे नहीं, लेकिन वो बता जरूर देंगे। पहाड़ी आदमी बहुत सच्चा ईमानदार होता, बता देगा। अब सवाल ये होता है कि उत्तर प्रदेश से 5-5 राज्यपाल आपने बना के रखे हैं, ठीक है। आप देखिए, चाहे आप कलराज मिश्रा जी से शुरू कर लीजिए, और जानिए फागू चौहान, मनोज सिन्हा, शिव प्रताप शुक्ला और लक्ष्मण आचार्य वो आदमी है जो बनारस में लोकसभा का चुनाव जो प्रधानमंत्री जी लड़े थे, उनके पहले मैनेजर यही थे, चुनाव के संचालक यही थे, समाजवादी थे। उनको बना करके उन्होंने शेड्यूल ट्राइब को साधा। टोटल पॉलिटिकल सेटअप पूरी सेटिंग का चल रहा है। और जैसे जिस तरह से यहाँ पर बवाल उठा है रामचरितमानस पर से लेकर के और ओबीसी वाला फैक्टर को लेकर के जो बवाल उठा, उसको साधने का मेरा समझ है कि उसको पूरा साधने का इन्होंने इससे प्रयास किया है। देखिए, ब्राह्मण नेता एक बैठा दिया, शिव प्रताप शुक्ला जी को दिया है, वो अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट मिनिस्टर है। कभी उनको कोई ज्यादा बहुत तवज्जो नहीं देते थे, उनको अचानक बैठा दिया। सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं वो। हाँ सर, मैं आई डू एग्री विद योर स्टेटमेंट एंड मैडम पांडे के स्टेटमेंट, सबके सारे प्रवक्ताओं के वक्तव्यों से मैं सहमत हूँ। मेरा कोई इत्तेफाक नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये उत्तरांचल का क्या एक भी हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड भी तो कोई एक व्यक्ति आना चाहिए। पूर्वोत्तर से 5-5 ये जो आंकड़ा, ये सामंजस्य जो बिठाने की कोशिश की गई है, उस पर सवाल पूछ रहे हैं। जातीय आंकड़ा है, पूरा जातीय आंकड़ा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। देखिए, अगर आंकड़े को देखना चाहें तो 4 अल्पसंख्यक गवर्नर है हमारे पास,
इसको भी आप देखिए कि अल्पसंख्यक गवर्नेंस को भी हमने जगह दी है। जो प्रश्न बार बार होता था कि अल्पसंख्यकों को आप जगह ही नहीं देते। जवाब सुन लेते हैं। 4 अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, जैन हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, तो 4 अल्पसंख्यक है। तो हमने कहीं कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं किया। जहां जिसे हमने बेहतर तरीके से राष्ट्रपति जी ने समझा कि जो बेहतर तरीके से राज्यपाल का कार्यभार संभाल सकते हैं, और इससे भी बेहतर भी लोग हैं। ये मैं नहीं कहती कि जो राज्यपाल बने हैं वही तमाम लोग हैं। ये भी एक असमंजस की स्थिति होती है कि किसको किया जाए, लेकिन जिनको किया गया है उनकी कार्यशैली, चाहे वो जिस भी जगह कार्य क्षेत्र में हो, उनकी कार्यशैली अव्वल रही है। नीरज जैन जी वो कह रहे हैं हमारी मंशा साफ है। हमने चाहे पूर्वोत्तर के किए हों, चाहे कहीं भी किए हों, उन्होंने पूरा आंकड़ा दे दिया। हमारी मंशा में कोई, हमारी नियत में कोई खोट नहीं है। इस वजह से किसी की नियत में, तो राष्ट्रपति से लेकर के किसी भी प्रवक्ता की नियत में खोट नहीं मान रहा हूँ। फिर आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा सीधा ये मानना है कि आपने कहा कि ठीक है अल्पसंख्यक लिए ये बोलिए, क्या किसी राष्ट्रपति जिससे के प्रधानमंत्री तक किसी में हिम्मत है सत्यपाल मलिक को हटा दे? वो बराबर आपके खिलाफ बराबर सच बात कहता है। चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे छात्र आंदोलन की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, अभी चीन के मुद्दे की बात हो या किसी की बात हो। मेरा एक मतलब ये है, देखिए आप सब कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये बताइए, जैसे आप बोलते हैं कि विपक्ष को मुद्दा की विपक्ष नहीं रहेगा ना, तो मैडम यहाँ पर पूरा आप समझिए कि क्या पूरी स्थिति होगी हिंदुस्तान की, जो चल तो वही रही है। लेकिन विपक्ष अगर प्रश्न उठाएगा, विपक्ष का काम ही है प्रश्न उठाना, और सत्ता का काम है प्रश्नों के उत्तर को देना। ठीक है, उनके जवाब भी तो शबनम जी मिलने चाहिए ना। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भगत सिंह कोश्यारी को लेकर आरोप इसीलिए लगे क्योंकि जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, उससे फिर सवाल खड़े हो गए कि भाई ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, और उस पर कई बार ऑब्जेक्शन भी हुआ। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष की जहां सरकारें हैं वो भी गवर्नेंस पे जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत सोच समझ के भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के लिए सभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो भाषा अगर आप देखने लगे तो पहले तो सरकार, विपक्ष की जो सरकारें वहाँ, लेकिन इतने मामले भी नहीं आए ना कभी। जिस तरह से हर बार ज्यादातर राज्यों से जो विवाद की स्थिति बनी, ऐसी स्थिति भी कभी नहीं बनी। मैं तो कह रही हूँ 50 बार राज्य सरकारों को गिराया गया क्योंकि अपना स्वार्थ साधना था यूपीए सरकार को। ये उदाहरण आपको तमाम आजाद भारत में आपको मिलेगा। तो उसका जवाब रहा है क्या ऑपरेशन लोटस वगैरह? लेकिन हमने कहीं भी ऐसा नहीं, जनता के समर्थन से हमारी सरकारें बनी। जहां तक आप देखिए शिवसेना का, जनता किस विचारधारा को चुनकर लाई थी, लेकिन रत्नाकर जी ठीक के विपरीत वो कह रहे हैं कि के साथ स्वार्थ सिद्धि के लिए पिछली सरकारों ने क्या किया है, अंत में संक्षेप में जवाब दीजिए। और आप लोगों ने जो किया उसको पीछे जा रहे हैं, वो शायद उनने कर लिया तो कौन सी दिक्कत है? भारत की बात कह रही हैं, मैं फिलहाल मोदी गवर्नमेंट की बात कर देता हूँ। 6 राज्यों में जहाँ पे हमारी सरकारें बननी थी या जहाँ बन गई थी, उन 6 राज्यों में हमारी सरकारों को इन लोगों ने चुरा लिया। चुराने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। कैसे चुराया सब लोग जानते हैं। विधायक नहीं, वो कह रहे हैं हम आपके दामन पे भी दाग आए तो हमारे पे भी थोड़े से आगे, तो क्या दिक्कत है, वो ये कहना चाह रहे हैं। नहीं ऐसा हमारे दामन पे हमने, देखिए अभी मैं एक चीज और उसमें कहना मेरा रह गया था समय भाव के कारण, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। शबनम जी जरा सुन लीजिए, हमने जो न्यायपालिका से जो भी लोगों को अगर राज्यपाल बनाया है, तो हमने कभी इस तरह का निर्णय के बाद, जो विवादास्पद निर्णय रहे हैं, उस निर्णय के बाद हमने किसी को राज्यपाल नहीं बनाया। हमने राम मंदिर का फैसला देने वाले चीफ जस्टिस को हमने 3 महीने के बाद ही राज्यसभा का सांसद नहीं तो ये तो वही बात वही आ जाती है ना रत्नाकर जी, बात फिर वही पहुंच गई। वक्त इतना ही था हमारे पास, वक्त इतना ही था, हम लोगों ने वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे दाग तुम्हारे दाग से अच्छे। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं किया, जहां जिसकी जरूरत है जिस व्यक्ति की, उसको हमने वहां किया, तो उसमें क्या गलत है। विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि कुछ मामलों से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में कई मामले प्रभावित हो सकते हैं, चीजें प्रभावित हो सकती हैं, और 2024 की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। वास्तव में क्या दाल में कुछ काला है, इसको समझना होगा। हमको आपको
और जनता को भी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।